नमस्कार। सर्दी का मौसम धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन सियासत की गर्मी बढ़ती जा रही है और इन दिनों सुर्खियों में हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्यों सुर्खियों में हैं, इसे लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। हालाँकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि होने क्या वाला है बिहार में। क्या है ये पूरा खेल? क्या है नीतीश कुमार की सियासत? कैसे नीतीश कुमार खुद को उस जगह पर बना लिए हैं जो सबकी जरूरत बन गए हैं और अपनी अहमियत इतनी बड़ी कर लिए कि आज वो बिहार की राजनीति के केंद्र में है। मगर क्या ऐसा अब होने जा रहा है कि नीतीश कुमार के सियासी समीकरण बिगड़ने की दिशा में जा रहे हैं क्या? दूसरी बात, एक अकेला सब पर भारी। अब की बार 400 पार। राम मंदिर बन गया, वहीं बन गया, पूरा देश राममय हो गया। इन सब के बाद 3 बड़े राज्यों में चुनाव जीतने के बाद क्या नरेंद्र मोदी की भाजपा वाकई इतने कमजोर है कि उसे नीतीश कुमार का साथ लेना पड़ रहा है? वह नीतीश कुमार जिसके लिए अमित शाह ने कहा कि अब उनके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। वो नीतीश कुमार जिन्होंने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। वह बीजेपी की कौन सी मजबूरी है कि नीतीश कुमार जरूरी है? आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे और आखिर में इस पर बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार के असहज होने, नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के संयोजन की केंद्रीय भूमिका से अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन छोड़ के जाने की भूमिका तक कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है, लालू यादव की क्या भूमिका है, इसका विश्लेषण आज की वीडियो में करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर और आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो नीतीश कुमार बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति का पिछले लगभग 3-4 दशकों का एक केंद्रीय नाम बन चुका है। एक जमाने में समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी विचार के लोग बिहार की राजनीति को एक बुलंदी अता कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर, जिनको हाल ही में बीजेपी ने भारत रत्न देकर वह इशारा किया जो इशारा नीतीश कुमार तक पहुंच गया और नीतीश कुमार अब उसके बाद से कुछ और होने की दिशा में है। वह कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। नाई जाति से आने वाले अति पिछड़ी समुदाय के कर्पूरी ठाकुर अपने मिजाज और व्यवहार दोनों के कट्टर समाजवादी नेता और समाजवाद की विरासत, सामाजिक न्याय की विरासत को उन्होंने बिहार में क्रांतिकारी ढंग से लागू किया। गालियां खाई मगर गालियों को गिने नहीं। फटे कपड़े और टूटी चप्पल पहनकर उन्होंने बिहार के गरीबों, कमजोरों, मजलूमों की जिंदगी को बदल कर रख दिया जब वो 2 बार मुख्यमंत्री बने। उस कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में एक किस्म का एक नया खालीपन सा दिख रहा था। यानी अब जरूरत थी नए नेतृत्व की। जो उस समाजवादी आंदोलन जो जो एक जमाने में लोहिया और जेपी से आगे बढ़ रहा था, जो एक जमाने में बाबू जगदेव प्रसाद और त्रिवेणी संघ के विचार को आगे ले जाना चाह रहा था, जो बिहार की सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों से लड़ते हुए बिहार को नई दिशा में ले जाने की तरफ था, उसकी विरासत का अब एक नया दौर आने वाला था। और जेपी आंदोलन के बाद कर्पूरी की विरासत को जिन नेताओं ने क्लेम किया, उसमें सबसे पहला नाम आता है लालू प्रसाद यादव का, जिन्होंने उस पद पर पहली बार कर्पूरी ठाकुर जब गुजरे 1988 में, तो उसके बाद उस पद पर लालू प्रसाद यादव को बिठाया गया। लालू प्रसाद यादव ने उनके बेटे को जब अगली बार उनकी सरकार बनी तो उसमें मंत्री बनाया और वही दौर था जेपी आंदोलन से लेकर के कर्पूरी ठाकुर की विरासत के बीच, जब बिहार में नए नेतृत्व में एक दूसरा नाम तेजी से चर्चा में आया और वह है नीतीश कुमार का। उसके साथ रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम लोग
जो समाजवादी विरासत के थे, वो धीरे-धीरे बिहार की राजनीति में अपना कद बढ़ाने लगे। एक दौर में जो आज नीतीश कुमार की भूमिका थी, आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले उस भूमिका में रामविलास पासवान आ चुके थे, जब उनकी लोक जनशक्ति पार्टी इतनी केंद्रीय भूमिका में थी कि वो नीतीश कुमार के साथ जाएं तो नीतीश कुमार की सरकार बने या लालू यादव के साथ जाएं तो उनकी सरकार बने। बिहार ने एक दौर वो भी देखा। लेकिन एक समय में नीतीश कुमार, सुशील मोदी या जो मुरेठा बांधे हुए जिन्होंने वादा किया था सम्राट चौधरी ने कि ये मुरेठा तब खुलेगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। फिर भी अब वो सम्राट चौधरी दिल्ली में बैठे हैं कि वो समीकरण क्या हो जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाएं और मुख्यमंत्री बने। ये सारे लोग एक जमाने में लालू प्रसाद यादव के साथ विरासत में काम कर रहे थे। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि नीतीश कुमार ने अपना रास्ता अलग चुना और सबसे पहले समाजवादी धारा से एक अपने राजनीतिक गुरु चुनते हैं और वो होते हैं जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज साहब भारतीय रेल मजदूर एसोसिएशन की सबसे बड़ी हड़ताल शायद वो 1974 में कर चुके थे और जो ट्रेड यूनियन की अब तक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जिसके बाद इमरजेंसी भी लगानी पड़ी थी। जॉर्ज साहब जो जनता दल से जुड़े थे, नीतीश कुमार भी जनता दल से जुड़े थे और तमाम लोग जुड़े थे। सबसे पहले नीतीश कुमार अलग होते हैं, जॉर्ज साहब के साथ वो समता पार्टी बनाते हैं। समता पार्टी वही 1990, 91, 92 का वक्त है जब संयुक्त मोर्चा की सरकार दिल्ली में थी और ये सारे लोग दिल्ली में बड़े नेता हुआ करते थे। जनता पार्टी से अलग होकर के सबसे आखिर में लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल बनाते हैं और नीतीश कुमार उसके बाद शरद यादव को साथ लेकर बिहार की राजनीति में एक नई लकीर खींचना शुरू कर देते हैं। केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ समझौता करते हैं केवल इसलिए कि बिहार में बड़ा नाम तब तक बन चुके हैं लालू प्रसाद यादव। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से वो बिहार के मुख्यमंत्री हो चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक करके वो अल्पसंख्यकों के बड़े भरोसा के रूप में पैदा हो रहे थे। गरीबों, वंचितों, शोषितों की जो रणनीति कर्पूरी ठाकुर की थी उस पर कई काम करके गरीबों के मसीहा का तमगा लालू प्रसाद यादव अपने सर पर बंधवा चुके थे। बिहार के मुख्यमंत्री थे, लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार के सामने यह विकल्प था कि अब उन्हें वो कैसे चुनौती दे, क्योंकि वो उनसे अलग हो चुके थे। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज और शरद यादव का सहारा लिया और बिहार की राजनीति में अपने को मजबूत करते गए और आखिर में वो दिन आया जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें बीजेपी का सहारा लेना पड़ा। एनडीए के साथ जाते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं। जो बीजेपी बिहार में बिल्कुल मजबूत नहीं हो पाई थी, वो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार बनाने के लिए साथ आती है। नीतीश कुमार उसके बाद से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दी गई तो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने एनडीए छोड़ दिया। 2015 में लालू और नीतीश एक बार अप्रत्याशित ढंग से साथ आ गए। उन्होंने बीजेपी के रथ को बिहार में रोका और बीजेपी बिहार में हार गई और लालू नीतीश की जोड़ी जीत गई। फिर 2020 तक आते आते 17 में गठबंधन तोड़ देते हैं। नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं, जो बीजेपी ये नाम देती है पलटू कुमार, पलटू राम। 17 में वो पलटू राम के तमगा जो बीजेपी ने दिया है वो वापस बीजेपी की तरफ चले जाते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव ने घोटाला किया तो इसका जवाब देना चाहिए लोगों को, और वापस बीजेपी के साथ 2020 का चुनाव लड़ते हैं। और इधर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव तेजी से अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की तरफ से कमजोर कर दिए गए थे, जेल में थे। और फिर से 2020 के चुनाव के बाद 22 तक आते आते नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं और फिर लगातार कई बयान देते हैं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, आप लोगों के साथ आने वाले नहीं, अब हम समाजवादी एक हो गए। तो ये नीतीश कुमार की भूमिका ये है कि इंडिया गठबंधन के संयोजक पद पर थे और संयोजक पद पर जाना चाहते थे। जब से 2022 के बाद 23 में आकर के गठबंधन बनता है और दूसरी तरफ से 22-23 की पूरी समीकरण के बाद विपक्षी एकजुटता के सिरमौर बनते हैं और बिहार में इंडिया गठबंधन, जो कि नाम भले ही बाद में दिया गया हो, लेकिन बिहार में उसकी पहली बैठक होती है और उसके सूत्रधार होते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के मन में हसरत थी कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बन जाएं और
लालू यादव के मन में हसरत थी कि उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है, हालांकि इसमें पूरी सच्चाई उस तरह से नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना चाहता है, उस व्यक्ति की शिकायत कांग्रेस से शुरू होती है। और इसीलिए मैंने शुरुआती वीडियो में ये बात बोली इंट्रो में कि क्या कांग्रेस पार्टी चाहती तो बिहार में राजनीतिक खेला नहीं हो पाता? बिल्कुल। कुछ तो भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। जब नीतीश कुमार शुरुआती दिनों में परेशान हुए कि भाई हमको क्या चाहिए, हम तो चाहते थे सब लोग एकजुट होकर के लड़े, सब मजबूत हों। लेकिन नीतीश कुमार के आसपास 2-3 नेता ऐसे हैं जिनको संघ और आरएसएस की विचारधारा बड़ी भाती है। उसमें विजय चौधरी हैं, उसमें अशोक चौधरी हैं और उसमें संजय झा का नाम आता है। ये लोग लगातार इस बात का दबाव दे रहे थे कि भैया देखो पार्टी चलानी है तो बीजेपी से ऐसा मत लड़ो, ईडी सीबीआई हमारे भी घर आ जाएगी तो। दूसरी तरफ लालू यादव की परिवार का दबाव, ये राजनीति में कहा जा रहा था कि वो इनके सामने मुश्किल बन रहा था। तीसरी तरफ जेडीयू के कई सांसद भी इस तरह से थे कि अगर वो आरजेडी की तरफ से लड़े तो उनका नुकसान होगा, इसलिए बढ़िया बीजेपी की तरफ चले जाओ, सीट भी श्योर हो जाएगी, मंत्री बन जाएंगे, ईडी सीबीआई से बच जाएंगे। ये पूरा समीकरण कांग्रेस समझ रही थी अगर, तो नीतीश कुमार को क्या कांग्रेस रोक सकती थी इंडिया गठबंधन में? क्या इंडिया गठबंधन में एक आपसी तालमेल के साथ यह निर्णय लिया जा सकता था क्या कि नीतीश कुमार को अगर संयोजक बना दिया जाए तो नीतीश कुमार कहीं और नहीं जाएंगे? या आज भी अभी नीतीश कुमार उस बार्गेनिंग के लिए ये सब कर रहे हैं? नहीं, अब तो वो वक्त बदल गया है। विधायक दल की बैठकें हो रही हैं, पटना में इतनी सरगर्मी है कि बात ये हो रही है कि अब वो इस्तीफा देने चले गए या तब चले गए। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी, और जिस समय विपक्षी गठबंधन को एकजुट करके एक साझा रैली के साथ देश बचाने उतरना था, उस समय अगर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अकेले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, तो क्या उसका भी असर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने पर पड़ा? जब नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस को तो अभी चिंता ही नहीं है, वो तो 3 राज्यों के चुनाव में मगन है, वो तो साझा प्रचार शुरू ही नहीं हुआ। इन सब समीकरणों से ये एक दिशा तो ये बनती है कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इन चीजों को संभाल नहीं पाई, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी भूमिका बड़ी थी। तो कोई तो रास्ता निकल सकता था जिससे ममता बनर्जी भी नाराज ना होती, नीतीश कुमार भी साथ ना छोड़ते, क्योंकि अगर ये दोनों इस तरह से छिटक गए तो फिर किस बात का इंडिया अलायंस? ये सवाल पूरे देश के सामने है और ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है जिसका आने वाली राजनीति पर पूरा असर पड़ेगा। अब लौट कर आते हैं नीतीश कुमार की सियासत पर और इसके बाद बात करेंगे कि बीजेपी के सामने वो कौन सी मुश्किल है कि एक अकेला सब पर भारी, अब की बारी 400 पार, ऐसा नारा देने वाली बीजेपी, राम मंदिर के नाम पर पूरे देश को यह संदेश देने वाली कि अकेले राम मंदिर के नाम पर बीजेपी सब कुछ जीत जाएगी, उस बीजेपी की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जरूरी है? पूरे पूरे परिदृश्य का ये एंगल सबसे महत्वपूर्ण है। क्या ऐसा हो गया कि नीतीश कुमार को बीजेपी को अपने साथ लेना पड़ रहा है? उस नीतीश कुमार को जिसके लिए अमित शाह ने उसी बिहार में जाकर के जोर जोर से चीखते हुए कहा था, अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में आने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, पूरा बुलंदी से कहा था। खुद नीतीश कुमार ने 2014, 2022, 2023 तक 3 बार खुलेआम ये बयान दिया। बहुत सारे नेता होते हैं जो इधर से उधर जाते हैं लेकिन इतना कठोर बयान नहीं देते कि कल को वही बयान लोग ट्वीट करने लगे और ये कहने लगे कि भैया आप तो कल तक बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। यह पूरा का पूरा समीकरण, यह पूरा का पूरा सवाल कैसे इस तरह का चीज हुआ, ऐसे में इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि असल में क्या वह वजह है जब नीतीश कुमार यह करना चाह रहे हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर यह बात कहा जा रहा है कि एक तो उनका पिछले दिनों से ये बात पटना की गलियारों में ज्यादा तेज है कि उनका थोड़ा संतुलन परेशान है। इस तरह के मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि नीतीश कुमार चाहे जो हो एक सम्मानित नेता रहे हैं, वो समाजवादी विरासत के नेता हैं। नीतीश कुमार के होने का मतलब यह है कि बिहार में
उत्तर प्रदेश जैसा राज कभी नहीं आया, भले ही वो उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार चलाई। नीतीश कुमार के कामों से आप उनको कभी उनका क्रेडिट नहीं छीन सकेंगे। महिलाएं जो आज साइकिल पैर करके बिहार की सड़कों पर पढ़ने जाया करती हैं, अति पिछड़ा समुदाय, या तमाम इस तरह के सवाल हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार को आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी। उस सम्मान में कोई कमी नहीं हम करना चाहते। मगर एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि एक ज़माने में ये सम्मान एचडी देवेगौड़ा के पास भी था, बीजेपी के साथ गए, आज वो खत्म हो गए कर्नाटक की राजनीति में। एक ज़माने में एचडी देवेगौड़ा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बाद के दिनों में देश के प्रधानमंत्री बने और आज एचडी देवेगौड़ा की पार्टी इतनी खत्म हो गई कि वहां तो कुछ बचा ही नहीं है। इस चुनाव में तो वो जो रही सही कसर थी, वो भी खत्म हो गई। जिसको उन्होंने अपना बनाया, उसको पूरी तरह से मिटाया। दूसरा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश की आदरणीय मायावती जी की पार्टी को देखेंगे। 3 बार सरकार बनी है, जब बीजेपी ने समर्थन देकर के बसपा की सरकार बनाई। मगर एक वाक्य को आपको याद रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को बहुत बुलंदी से कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे चुभा करते थे, एक मुलायम सिंह यादव और एक मानवर कांशीराम। मैंने पहले एक कांटे से दूसरे को निकाला, फिर दूसरे कांटे को भी फेंक दिया। यानी पहला कांटा भी फेंक दिया, दूसरा कांटा भी फेंक दिया, और वो दोनों कांटे थे मुलायम सिंह यादव और मनोहर कांशीराम। और जो बसपा आज भी इस तरह की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि सब लोग चाह रहे थे कि एकजुट जब होकर लड़े, तो ऐसे समय में बसपा अकेले लड़ने की कोशिश कर रही थी। आज की तारीख में 2022 के चुनाव के बाद बसपा के केवल 1 विधायक हैं और 10 सांसद केवल गठबंधन के बाद थे, क्योंकि 14 में वो शून्य सांसद हो गए थे। क्या नीतीश कुमार को अपने राजनीतिक भविष्य में यह बात समझ में नहीं आ रही? क्या नीतीश कुमार को यह नहीं लग रहा है कि इतना पलटी मारने के बाद अब उनका जो कद था, जो राजनीति उन्होंने की, जो छवि उन्होंने बनाई थी, जो एक शानदार प्रशासक की छवि उन्होंने बनाई थी, वो एक ऐसे राजनेता में परिणत हो जाएगी कि अब लोगों का भरोसा इस बात से उठ जाएगा कि कोई व्यक्ति अपनी जुबान पर टिकता भी है या नहीं टिकता है। वो नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार में जाति जनगणना करा करके पूरे देश की राजनीति को बदल कर रख दिया। वो नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाते हैं, तो वो दोनों की सरकार मात्र 1 साल में लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी देती है। जाति जनगणना, सरकारी नौकरी देना, भूमिहीनों को भूमि देने का बात, बेघरों को घर देने के लिए 2 लाख रुपए देने की बात, सबको उसके हिस्से का हक देने की बात। ये ऐसे मुद्दे थे जो बीजेपी के सामने उनकी पूरी सियासत को ध्वस्त करने की गुंजाइश रखते थे। इसलिए यह बात बीजेपी जानती थी कि राम मंदिर के नाम पर वह माहौल अभी नहीं बन पाया कि एक अकेला सब पर भारी पड़े। इसलिए उनकी मजबूरी है नीतीश कुमार। अब नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को देश भर की रैलियों में ले जाकर साथ में घुमाएं कि इंडिया गठबंधन का जो संयोजक था, आज वो हमारे साथ है, फिर कौन चुनाव लड़ेगा। यह एक साजिश है जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कमजोरी को भी दिखाती है, और इसीलिए दिखाती है कि अब की बार 400 पार का नारा ऐसा झूठा और उथला नारा था कि उस नारे के दम पर अकेले बीजेपी अगर इतना जीत रही होती तो नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ती। वो साफ मना कर देती, नहीं भाई, 24 में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में, सबसे ज्यादा सांसद हम बनाएंगे, और 25 में विधानसभा का चुनाव होने ही वाला है, हम चुनाव लड़ करके बीजेपी अकेले मुख्यमंत्री बनाएगी। नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, राम मंदिर की लहर चल रही है, हमारे कामों पर हमारे नेता को वोट मिलेगा। बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब कि बीजेपी जानती है कि उसका झूठ जनता तक नहीं पहुंचा है और जनता उनसे नाराज है। इसलिए नीतीश कुमार का साथ मजबूरी में लेना पड़ रहा है, जिसके लिए चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे सम्राट चौधरी जो बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो जो चाणक्य बोले जाते हैं, वो सारे लोग समझ गए कि नीतीश कुमार मजबूरी है, इसलिए नीतीश कुमार जरूरी है। उस नैरेटिव का जवाब जो बिहार में जाकर अमित शाह क्रेडिट लेते हैं कि जाति जनगणना हमारी सरकार में हुई, वो जाति जनगणना नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती थी। उस मुद्दे को भी खत्म करने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की पूरी कवायद शुरू कर दी। वरना इतना ताकतवर बीजेपी की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार उनके लिए जरूरी है। इस खेल को समझना होगा। और आखिर बात, तेजस्वी यादव जिस नेता ने भरोसा पैदा किया, यकीन पैदा किया, उसको आज सब मिलकर के घेरे हुए हैं। नीतीश कुमार जो कल तक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के घर पर बैठकर दही चूड़ा खा रहे थे, अचानक ऐसे पलटी मारेंगे,
या अभी तय नहीं है कि वो पलटी मार भी रहे हैं या नहीं मार रहे? अभी कुछ भी तय नहीं। क्या होगा कल, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर अब लड़ाई बिहार में सीधे आरजेडी बनाम बीजेपी होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना यकीन खो दिया है। अब सवाल इस बात का है कि जेडीयू के बाकी विधायक कितना उनकी तरह से विजय चौधरी और अशोक चौधरी और संजय झा जैसे तमाम नेताओं के कहने पर जाएंगे, क्योंकि उनका रुझान दक्षिणपंथी विचार की तरफ ज्यादा माना जाता है। नीतीश कुमार उम्र के ढलान पर हैं और माना यह जा रहा है कि अपने नेताओं के दबाव में नीतीश कुमार ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को वहां जाने पर क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री यहां भी हैं, मुख्यमंत्री पता नहीं वहां बनेंगे या नहीं बनेंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री का चेहरा तो उनके पास इतना बड़ा है, जो दुनिया के सबसे बड़े हैं, वहां प्रधानमंत्री का चेहरा मिलेगा नहीं। तो इंडिया गठबंधन को अचानक से अगर नीतीश कुमार यही फैसला ले लेते हैं तो पूरी तरह से धराशायी कर दिया नरेंद्र मोदी ने। इसका मतलब कोई लहर-वहर नहीं चल रही नरेंद्र मोदी की, कोई राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिल रहा। इस तरीके से वोट लिया जा रहा है विपक्षी लोगों को तोड़ करके, कमजोर करके। इसका विश्लेषण इस देश की जनता को भी करना होगा। आप इस पूरे समीकरण को, पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं? और कांग्रेस की भूमिका इस पूरे खेल में क्या है? नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कमजोरी दिख गई है क्या? या नीतीश कुमार ने अपना यकीन और भरोसा खो दिया? बिहार में अगर ये सब होता है, तो ये इस दिशा में जा रहा है। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक नज़र बनाए रखिए और देखिए कि क्या-क्या सियासत में अभी होने को बचा है। केवल भाषणों से राजनीति नहीं होती, बहुत कुछ करना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है। ये नीतीश और उनके सांसदों को भी पता चल गया। इसलिए उन्होंने सोचा कि वैसे भी हार जाएँगे, अभी ही क्यों ना उनकी तरफ चले जाएँ। ईडी, सीबीआई से बच जाएँगे, चुनाव जीत जाएँगे। उसूलों का क्या है? सिद्धांतों का क्या है? वैसे भी अब इस भारतीय राजनीति में वो कहाँ ज़िंदा बचे हैं। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।